नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य में ब्लैक फंगस को अधिसूचित रोग घोषित किया गया है। अब राज्य के किसी भी सरकारी व निजी अस्पताल में ब्लैक फंगस के मामले मिलने पर उसकी सूचना स्थानीय जिले के CMO को करनी होगी, ताकि बीमारी की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाया जा सके। अनिल विज ने कहा है कि बीमारी के उपचार के लिए PGIMS रोहतक के वरिष्ठ चिकित्सक प्रदेश में कोरोना का इलाज कर रहे सभी डॉक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे और उन्हें ब्लैक फंगस के इलाज के संबंध में जानकारी देंगे। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर संतलाल वर्मा ने कहा है कि सरकार के आदेशानुसार कुरुक्षेत्र में कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज अब 12 से 16 सप्ताह के बीच लगेगी। इससे पहले दूसरी डोज का समय 6 से 8 सप्ताह कर दिया गया था। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने कुरुक्षेत्र के शहरी क्षेत्र में 3 अस्पतालों में वैक्सीन लगाने का शेड्यूल भी निर्धारित किया है। हरियाणा सरकार एक तरफ जहां कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए तमाम प्रयास कर रही है, वहीं इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि इस महामारी की चपेट में आए लोगों और उनके परिजनों को किस तरह से राहत देकर उनकी पीड़ा को कुछ कम किया जाए। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि अगर कोरोना से जूझते हुए किसी व्यक्ति की जान चली जाती है तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत उसके परिवारजनों को मुआवजा मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि BPL या 1,80,000 रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवार के 18 से 50 वर्ष तक के नागरिक इस योजना के लिए पात्र हैं। पंजीकरण करवाने वाले नागरिक के परिवार को कोरोना समेत किसी भी कारण से 31 मई के बाद प्राकृतिक मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने नंबरदारों को भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर करने का निर्णय लिया है, ताकि गंभीर बीमारियां होने पर उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ मिल सके। इसके अतिरिक्त नंबरदारों को स्मार्ट मोबाइल फोन भी दिए जाएंगे। यह जानकारी यहां हरियाणा के वित्तायुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने राज्य के उपायुक्तों के साथ स्वामित्व तथा अन्य योजनाओं के संबंध में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक के दौरान दी। कौशल ने बताया कि वर्तमान में राज्य में 23,375 नंबरदारों के स्वीकृत पद हैं। इस योजना के अंतर्गत भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की धनराशि लाभार्थियों को मुहैया करवाती है। यह योजना सेवा संस्थान अर्थात अस्पतालों में लाभार्थी को स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करती है। यह योजना चिकित्सा उपचार से उत्पन्न अत्यधिक खर्चे को कम करने में मदद करती है। इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज एवं दवाइयां मुफ्त उपलब्ध होती हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्टफोन के लिए टेंडर कॉल कर दिए गए हैं और अगले महीने तक ये उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए प्रशासन के कदम अब रंग लाने लगे हैं। PGIMS रोहतक में 24 घंटे के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिड़ी में 80 घंटे के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता है। इसी प्रकार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कलानौर में 24 घंटे और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किलोई में 17 घंटे के लिए ऑक्सीजन है। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मदीना में 12 घंटे के लिए ऑक्सीजन है। डिस्ट्रिक्ट कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि कोविड-19 के बीच सरकारी व निजी अस्पतालों को आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन दी जा रही है। लॉकडाउन का असर, हरियाणा में घटने लगे कोविड संक्रमण के मामले। हरियाणा में लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। प्रदेश में शुक्रवार को संक्रमण के 10,608 नए मामले आए हैं और इस बीमारी से 164 लोगों की मौत हो गई है। राज्य में संक्रमण के कुल मामले 6,75,636 हो गए हैं, जबकि मृतक संख्या 6,402 पर पहुंच गई है। यहाँ 99,007 मरीज उपचाराधीन है। वहीं राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्रवार को नए पॉजिटिव मामलों के मुकाबले में रिकवरी करने वालों की संख्या 3,969 अधिक रही। दक्षिण हरियाणा के छोटे शहरों व गांवों में कोरोना आंकड़े डराने वाले हैं। हालांकि अब कोरोना ने शहरी एरिया छोड़कर अपना रुख गांव की ओर कर लिया है। यही कारण है कि इन दिनों दोनों जिले यानी रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के आंकड़ों ने प्रशासन ही नहीं, सरकार की भी नींद उड़ा दी है। पिछले एक सप्ताह की बात करें तो इन दोनों जिलों में 5,000 से अधिक लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं, तो वहीं 90 से अधिक लोग कोरोना से जंग भी हार गए हैं। रेवाड़ी में अब संक्रमण की संख्या कम हो गई है, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। दूसरी ओर महेंद्रगढ़ के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। प्रशासन व स्वास्थ्य अमले के प्रयास अब इस एरिया के लिए नाकाफी साबित हो रहे हैं। यहाँ पर राजनीतिक लोगों की निष्क्रियता भी कोरोना को हवा दे रही है। यदि अभी भी राजनीतिक लोग घरों से बाहर निकल आएं तो वह ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता के दम पर कोरोना की चेन तोड़ सकते हैं।
इंडियन रेलवे ने कोरोना महामारी के चलते एक बार फिर से सभी ट्रेनों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब श्री गंगानगर से हुजूर साहिब नांदेड़ जाने वाली नांदेड़ एक्सप्रेस दोनों को भी आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है। यह ट्रेनें सप्ताह में 3 दिन के लिए हुजूर साहिब नांदेड़ जाती थी और 3 दिन ही वापस आती थी। ट्रेन नंबर 02486 व 02485 श्री गंगानगर से मंगलवार व शनिवार को चलकर वाया मलोट, अबोहर, गिदड़बाहा, भटिंडा होते हुए जाखल के रास्ते आगे दिल्ली की ओर रवाना होती थी। इसी के साथ ट्रेन नंबर 02440 व 02439 शुक्रवार के दिन चलती थी, जो श्री गंगानगर से चलकर वाया हनुमानगढ़, संगरिया, मंडी, डबवाली, भटिंडा, बरनाला, धुरी, संगरूर के रास्ते होते हुए जाखल पहुंचकर आगे हुजूर साहिब नांदेड़ की ओर रवाना होती थी। रेलवे ने दोनों ही गाड़ियों का सप्ताह में 3 दिन आवागमन करने के लिए चलाया हुआ था, लेकिन अब इन दोनों ही गाड़ियों को बंद करने की सूचना जारी कर दी है। श्री गंगानगर से हुजूर साहिब नांदेड़ 1960 किलोमीटर का सफर तय करने वाली यह गाड़ियां राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश के रास्ते महाराष्ट्र व तेलंगाना तक के राज्यों में जाने वाले यात्रियों को सुविधा प्रदान करती थी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी आरबीएसई से जुड़े प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी इसी सत्र से एनसीईआरटी के सिलेबस और किताबों से पढ़ाई कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इस सत्र में कक्षा 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए मिशन ज्ञान ऐप और ई कक्षा चैनल पर एनसीईआरटी सिलेबस के वीडियो अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल स्कूलों में 6 जून तक गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग गर्मियों की छुट्टियों में भी इन स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन शिक्षा का मजबूत मंच तैयार करने में जुटा हुआ है। शिक्षा विभाग ने पिछले साल सिलेबस में बड़ा बदलाव करते हुए कक्षा 6 से 9वीं तक और 11वीं के लिए एनसीईआरटी किताबें लागू कर दी थी। पहली से 5वीं कक्षा के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम से आरएससीईआरटी उदयपुर की ओर से निर्धारित पाठ्यक्रम ही लागू किया हुआ है। चक्रवात तोकते से चित्तौड़गढ़ जिला सहित राजस्थान राज्य के कई हिस्से प्रभावित हो सकते हैं। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने प्रदेश के कई जिलों के लिए चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार चक्रवात से 16 और 17 मई को इससे प्रभावित रह सकता है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चलने के साथ साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने किसानों को सलाह दी है कि जो फसलें कटकर तैयार हो चुकी हैं या खलिहान में अभी भी पड़ी हैं, उसे सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें। कृषि मंडियों में खुले आसमान में रखे हुए अनाज को ढककर और सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि उन्हें भीगने से बचाया जा सके। खेतों में लगे सोलर सिस्टम को भी अचानक तेज हवाओं से नुकसान हो सकता है, तो उसे भी सुरक्षित स्थान पर रखें। मौसम विज्ञान केंद्र ने सलाह दी है कि यदि अपने आसपास मेघ गर्जन की आवाज़ सुनाई दे और बिजली चमकते हुई दिखाई दे तो पेड़ों के नीचे शरण न लें। तेज अंधड़ के समय बड़े पेड़ों के नीचे व कच्चे मकानों में शरण लेने से बचें। मिस्र की राजधानी काहिरा 3085 वर्ग किलोमीटर में फैली है। 2013 में यहाँ की आबादी 1 करोड़ 80 लाख थी, जो अब बढ़कर 2 करोड़ हो गई है। अनुमान है कि 2050 तक यहाँ की आबादी 4 करोड़ के पार हो जाएगी। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह भारी भीड़ होगी और लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। इसे देखते हुए मिस्र प्रशासन काहिरा से 45 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में 700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नई प्रशासनिक राजधानी बना रहा है। यहाँ 65 लाख लोगों को बसाया जाएगा। यह शहर पूरी तरह से आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहाँ न्यूयॉर्क और लंदन जैसी सुविधाएं होंगी। शहर के बाहर 90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया जाएगा, जो अपनी बिजली खुद बनाएगा। शहर के चारों ओर कृत्रिम झीलें बनाई जाएंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक रेलवे लिंक और एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनेगा। मिस्र सरकार के मुताबिक नया शहर बनाने का मुख्य कारण बढ़ती भीड़ को कम करना है। इस परियोजना में 3.30 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। इजराइल और हमास वो जो इजराइल इसे आतंकी संगठन मानता है के बीच जारी जंग में अब तक 126 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 31 बच्चे भी शामिल हैं। दोनों तरफ के हमलों में 950 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मरने वालों में 9 इजरायली और बाकी फिलिस्तीनी हैं। इस बीच इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ का एक माइंड गेम सामने आया है। आईडीएफ ने हमास के आतंकियों को मारने के लिए शुक्रवार शाम ये बात मीडिया में फैला दी कि इजरायली आर्मी गाजा पट्टी पर हमला करने वाली है। ये खबर फैलते ही हमास के आतंकी टनल यानी सुरंग में जा छिपे। इसके बाद 40 मिनट तक इजराइल के 160 फाइटर प्लेन टनल्स पर बम बरसाते रहे। आईडीएफ का दावा है कि उनकी एयर स्ट्राइक में हमास के दर्जनों कमांडर मारे गए। एयर स्ट्राइक के कुछ देर बाद सेना ने गाजा पट्टी पर सैनिक हमले की बात को मीडिया की गलतफहमी बताकर खारिज कर दिया।
इंडियन पोस्ट सर्विस ने 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। इंडिया पोस्ट के महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल ने ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 2428 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इच्छुक कैंडिडेट्स appost.in के जरिए 26 मई तक अप्लाई कर सकते हैं।